क्वेश्चन के थ्रू चलता है। ओके, तो क्वेश्चन कहाँ से अब लें? वीक 1 और 2 को पहले कवर करते हैं। ओके, 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 ओके। तो और तनु से ही पूछ लेते हैं। तनु का भी है प्रॉब्लम। तनु कुछ पढ़ाई किया स्टेट्स में? हाँ, बस साक्षी ऐसा ही है अभी तो। अच्छा, कोई नहीं। आयुषी शर्मा न्यू है। आयुषी, आपका क्या है सीन? स्टेट्स में आपका कुछ पढ़ाई-वढ़ाई हुआ है? आयुषी थी उस दिन क्या, हम सिटी वाले दिन डिस्कस कर रहे थे जब? नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज़ कहाँ से ले? ट्यूटोरियल लें, पीए लें, एक्टिविटी लें, कहाँ से? एक्टिविटी करें क्या? बेस्ट भैया पीवाईक्यू रहेगा। पीवाईक्यू में फिर वीक वाइज़ छाँटना तो मुश्किल है ना। पहले वीक वाइज़ हम कर पीवाईक्यू लेते हैं आज और एक कल में। टफ साइड हो जाएगा, ओ पहले इजी कर हाँ, लेते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीवाईक्यू करेंगे। अभी मैंने जैसे शेड्यूल बनाया था कि अभी 5, 6, 7 दिन रह गए हैं, तो अभी हम वीक 1-2 आज कर लेते हैं, कल 3-4 पे थोड़ा फोकस डालेंगे और फिर मंडे के बाद ट्यूसडे से हम 1-1 पीवाईक्यू डेली करेंगे और जैसा कि 1 या 2 भी कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप 4-5 पीवाईक्यू कर लो, फिर वही क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। तो पीवाईक्यू आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं। फिर तो उसमें हम तो कैसे भैया प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम जैसे पीआईक्यू एक शेयर कर देते हैं सबके साथ और एक साथ कुछ टाइम फिक्स कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जितने घंटे का होता है क्वेश्चन और उसमें सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम लाइव आकर के डिस्कस करते हैं कितने किसके सही हुए, गलत हुए, कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हुआ, तो आपके लिए क्षमता भी पता चलती है कि कितना हमने किया है और डिस्कशन भी हो जाता है। तो आज वीक पीवाईक्यू भैया 1 करना क्वालीफायर है। के लिए किस देगा? नहीं, 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 ये स्टेज 2 है ना, स्टेज 2 का मीट है अच्छा। भाई। तो कैसे करें, एक्टिविटी से शुरू करें फिर? क्या कहते हो या जीए पीए कैसे, बताओ? रिप्लाई करो भाई लोग। क्या बोले भैया? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन के थ्रू आयुषी ने सजेस्ट किया, आयुषी तुम्हें बताओ एक्टिविटी से करें, पीए से, जीए से, कैसे करें? एक्टिविटी से एक्टिविटी स्टार्ट से करो। शुरू कर। आई थिंक पीए से करना चाहिए। अच्छा, आयुषी थोड़ा है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी है, तो बाकी लोगों को डाउट है, तो कोई नहीं, एक्टिविटी से कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा 2-4 देखते चलते हैं। एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी क्वेश्चन नॉट क्रिएटेड। An experiment consists of rolling an unbiased die 2 times the random variable xi uniform है 1 से 6 तक, represent the number on the ith roll and I जो है 1 2 है, calculate x1 and आप x2 3 स्क्रीन शेयर कर टू। रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर है, सॉरी सॉरी, मैं करता हूँ 1 मिनट, स्क्रीन शेयर। अब स्क्रीन दिख रहा होगा ना? हाँ, हाँ, तो जो वीक 1 है उसमें ये शुरू हुआ है, वी एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एन अनबायस्ड डाइस में मल्टी वेरिएबल का जो है हमें जॉइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ और कंडीशनल पीएमएफ, ये चीज़ें हमें इसमें बताया है और उसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक्स1 जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो समझते होंगे कि 1 से 6 तक का मतलब सबके प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 1/6 होगा और रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द ith रोल, आई है 1 और 2, कैलकुलेट x1 x2 जो है 3, 2 होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हुँ? स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको, मतलब? पिन करो, दिख रहा होगा। नहीं, आपके वो डीपी दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई लोग? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो दिख रहा है। दिख रहा है, देखो।
दिख रहा है, बोलता रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, x1 और x2 दो एक्सपेरिमेंट ऑन रोलिंग अनबाउंडेड टू टाइम्स हम रोल कर रहे हैं। तो हमारा जो x1 है वो फर्स्ट टाइम है, x2 जो है सेकंड टाइम है। तो फर्स्ट टाइम हमारा 3 आया और सेकंड टाइम 2 आया। तो इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। और इसको मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो चैनल पे डाला था वीक वाइज। मैंने वो जो वीडियो को मैं दोबारा देख रहा था, तो वीक 2 में और वीक 1 में कहीं-कहीं थोड़ा मैंने गलती की है, और जो कुछ तो बोलने में गलती हुई है। ज्वाइंट को मैंने कंडीशनल और कंडीशनल को ज्वाइंट बोला, वो बाद में मैं क्लियर कर दिया वहाँ पे। लेकिन 1-2 जगह थोड़ा-सा ज़्यादा गलती हुई, उसको मैंने अभी कमेंट में उसको अमेंड किया है, तो उसको एक बार देख लेना। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कवर करता हूँ हल्का में, कि यहाँ पे x1 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टाइम 3 आए, x2 मतलब सेकंड टाइम 2 आए। तो ये इसको बोलेंगे हम, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, कितना होगा। तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि कंडीशनल, मार्जिनल और ये क्या होता है, इसको आप अगर समझ रहे होंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। और मैं इसको ईज़ी वे में भी करता हूँ। और ईज़ी वे में पहले जो कि हमने जो स्टैट्स में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, वो होता है फेवरेबल आउटकम, और नीचे होता है आपका सैंपल स्पेस। तो उस तरीके से भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन को उसमें किया। एक्टिविटी भी आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्मेट से सॉल्व किए हैं, जो एक्टिविटी के वीडियो मैंने बनाए थे। तो इसमें भी मैं उसी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। तो चूँकि यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों बार रोल करना है, सेम डाइस से सेम आउटपुट आएगा। तो जो हमारा सैंपल साइज़ होगा, जो फर्स्ट डाइस को 6 टाइम्स और सेकंड डाइस को रोल करने का 6 टाइम, तो 2 बार हम रोल करेंगे तो हमारा जो सैंपल साइज़ होगा वो 36 हो जाएगा। और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है कि फर्स्ट डाइस पे 3 आया और सेकंड डाइस पे 2 आया, तो ऐसा इवेंट केवल एक ही बार आएगा। तो 3/2 3,2 का जो ये है प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/36 होगी। आपका फेवरेबल आउटकम अपन टोटल सैंपल साइज़। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ईज़ी होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा क्लियर, तो बोल देना, आगे फिर बढ़ जाएँगे। ये मिटा देते हैं। हुँ, 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 ओके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, 2 रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई है। व्हिच आर द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ए एंड बी। अभी जो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का ये जो टेबल होता है, इसमें ये होता है कि इसका टोटल का सम 1 होता है। तो जब हम टोटल ये करेंगे, उसमें मैंने क्लियर किया है, वीडियो अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। थोड़ा हम टफ क्वेश्चन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि टोटल का सम 1 होता है। तो इसमें ए और बी 2 वेरिएबल हैं, बाकी सब वैल्यूज़ नहीं होता। आप टोटल ऐड करोगे तो हाफ आएगा, 12/24, यानी ए और बी का सम आपको हाफ चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है, ए हाफ है, बी 0, ये हो सकता है और ये दूसरा हो सकता है। दोनों का सम हाफ होना चाहिए, बाकी हाफ नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएँगे। कैसे अप्रोच करना है, मैं वही चीज़ें कवर कर लेता हूँ। कैलकुलेशन तो आई थिंक कर लिए होंगे, और कैलकुलेशन देखना है तो एक्टिविटी वाले वीडियो मैंने बना रखे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर एक कवर बार करने ये का मतलब, सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन कर देना। सेकंड वाले में ये जो टेबल दिया है, इसमें जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है सबकी, ये टेबल है, और इसमें टोटल का सम 1 होता है। तो ये 1/24, इसको सब आप ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 + 3 4 4 + 4 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 10। तो ये नहीं है, 10 नहीं होगा, देखो 2 और ये 3 है, 3 2 5 5 4 9 1 10 और 1 11 1 12, ये 12/24 होगा, यानी कि हाफ होगा। तो आपका ए और बी 2 वेरिएबल बच रहे हैं, तो ए और बी का टोटल आपको हाफ चाहिए। तो जो हाफ को सेटिस्फाई करेगा वही होगा। जैसे ए हाफ है, बी 0 है, तो ये वैल्यू हो सकती है। और ये हाफ नहीं हो रहा, ये वाला हाफ हो जाएगा 1/6 1/3 ऐड करने पे। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही। टोटल आपको 1 होना चाहिए। थर्ड में कह रहा है कि फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ क्वींस ड्रॉन एंड लेट द रैंडम वेरिएबल y डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, फाइंड द xy 2, 1। ओके, तो यहाँ ये कहने का मतलब ये हुआ कि 52 कार्ड है, और 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट किए जाएंगे। ओके, तो रैंडम वेरिएबल x जो है हमारा बता रहा है
क्वीन को और y बता रहा है किंग को। तो x, y जो होना चाहिए वो होगा 2, 1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा। ये f स्मॉल f लिखा है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। तो इसको आप जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर में टेबल बताया है उस तरह से बना के करेंगे, उससे भी कर सकते हैं, थोड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं जो है सिंपल तरीके जैसे अभी तक करते हैं, सैंपल साइज और फेवरेबल आउटकम, उस तरीके से मैंने सॉल्व किया और एक्टिविटी में भी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर सैंपल साइज क्या होगा? सैंपल साइज ये होगा कि हमारे 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो सैंपल साइज हो जाएगा 52 चूज 4। ठीक है, ओके। हमारा जो फेवरेबल आउटकम चाहिए हमें 2 रानी और 1 राजा, ये चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड होंगे जिसमें 2 रानी और 1 राजा होंगे? सिर्फ 2 रानी और 1 राजा वाले। तो रानी हमारे पास टोटल 4 है, क्वीन, तो 4c2 और राजा भी 4 है, 4 में से 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा 4c1। लेकिन हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, अभी हमने 2 और 1 3 सेलेक्ट किए हैं, अभी 1 प्लेस और खाली है, तो चौथे प्लेस पे हमारा राजा और रानी को छोड़ के कोई कार्ड हो सकता है। यानी 52 में से 4 + 4 8 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 44। तो 44c1। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे 4c2 4c1 है 44c1, तो जो भी आएगा मान लेते हैं z, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और z/52c4 ये आप कर दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि यही आएगी। ये मैंने क्वेश्चन एक्टिविटी में किया है, देख लेना। ठीक है, पूछना है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं। Joint probability mass function of 2 discrete random variable x and y is given. Okay. Find the x plus y is equal to 9 की probability पूछ रहा है। तो अभी ये देखना है कि यहाँ पे क्या है। ये कह रहा है कि x और y का जो रेंज है दोनों का 1,2 है, x भी 1,2 है एंड y भी 1,2 है रेंज। तो अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हमारा कोई आएगा ही नहीं, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 0 है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप 1 2 और 1 2 से आप लोगे तो 0 आएगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ओके, फिर कह रहा है x माइनस वाई कामा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन करें, एक्चुअली मैंने इसमें एक्टिविटी में अच्छे से सब कवर किया है, थोड़ा सा आप लोगों ने देखा नहीं एक्टिविटी वाला वीडियो? हाँ, कौन सा? ये सारे एक्टिविटी के मैंने वीडियो बना रखे हैं। थ्योरी पार्ट में थोड़ा बहुत अप डाउन्स हैं, थोड़ा कुछ गलतियां हैं, बट एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं उसमें मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं और सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप उसको आप देख सकते हो, वीडियो कहाँ है? चैनल पे है, मैंने कई बार शेयर भी किया है। हाँ, चलो मैं शेयर कर दूंगा फिर से, मैंने हर ग्रुप में शेयर किया था। तो अब अगर आपने देखा होगा वीक 1 या 2 का थ्योरी पार्ट, तो आपको या क्वेश्चन किया होगा तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर आप कुछ बताओ तो मैं उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन लूँ। ये वाला 5वां वाला बताऊं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पांचवा कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो x की जो रेंज है वो है 1,2 और y की जो रेंज है वो है 1,2। तो x माइनस वाई की इज इक्वल टू 1 किस केस में होगा? जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। तो हमें 2,1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यही है ना? और फिर और उसको उस फंक्शन हाँ वही है, फिर x इंटू वाई करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2/9। हाँ वही तो होगा। ठीक, तो और देखते हैं 2 में देखते हैं।
हाँ, ये क्या है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन x1 x2 इज गिवन दिया है और चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो x1 1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.21 है कि नहीं? तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कोई बताओ? x1 इज इक्वल टू 1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बोल रहा है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पता है या थोड़ा बताऊँ उसके बारे में? जिसमें रैंडम वेरिएबल की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, उसको सेट करके जो दूसरा रैंडम वेरिएबल होता है उसके करस्पॉन्डिंग सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब कि x1 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x1 हमारा है t1, यानी कि ये वाला है x1 वाला रो। तो इसका जो है, इसका कॉलम में या रो में जो भी वैल्यूज हैं सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ 0.02, 0.05, 0.02 और 12, 12, 2, 14, 5, 19 और 2, 21, 0.21। तो ये टोटल ही मार्जिनल होता है। और ये जो है ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज हैं दो वेरिएबल की, और ज्वाइंट का सम होता है मार्जिनल। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 0.21। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो a की वैल्यू हमारी आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए इसका टोटल हम कर देंगे मार्जिनल, तो b की आ जाएगी। और c यहाँ पे है तो c इसका टोटल कर देंगे तो c आ जाएगा। तो टोटल करेंगे तो यही आएगा। तो ये जब सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। k की वैल्यू पूछ रहा है। अब k की वैल्यू क्या है? k का इसका कॉलम का सम होगा। इसका कॉलम का सम निकाल दो। ये है 2, 5, 2, 7, 5, 12, 7, 19 और 6, 25। तो k की वैल्यू 0.25 हो जाएगी। ये इसका सम है, ये मार्जिनल है। एक कॉलम वाइज जो है वेरिएबल t2 इसका मार्जिनल है, और ये है t1 के मार्जिनल है। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है मैं एक्स वाई जो है बिलोंग्स करता है फंक्शन एक्स वाई t1 t2 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें एक्सप्लेन किया है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। इसमें जैसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी t1 पूछ रहा है, x को लेके t1, तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो वैल्यू फिक्स होती है, और दूसरा जो वेरिएबल होता है उसको हम उसके रेंज में टोटल रन करके और सम करते हैं। यानी कि यहाँ पर t2 है तो t2 की रेंज होगी ty, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो t1 बिलोंग्स टू ty लिखा है। t1 बिलोंग्स नहीं होगा, t2 बिलोंग्स टू ty। t2 की जो रेंज होगी इसके पूरा घुमा के रेंज में और टोटल मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो मार्जिनल आएगा, इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर देखो t1 को पूछ रहा है तो t1 फिक्स रहेगा, और t2 का रेंज रहेगा ty, तो t2 बिलोंग्स टू ty, और इसको हम घुमा के सम करेंगे तो जो आएगा वो मार्जिनल होगा t1 के लिए। यहाँ पर t2 है तो t2 फिक्स हो जाएगा, फिर t1 बिलोंग्स टू tx है तो यहाँ t2 की मार्जिनल आ जाएगा, और इसी तरह ये गलत हो जाएगा। डाउट होगा तो बोलना, फिर से कर देंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये चीज़ें कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ज्वाइंट और इसको मुझे हटाने के लिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल ये दिया हुआ है। कैलकुलेट 1 का मार्जिनल और 2 का मार्जिनल, तो ये हमें निकालना है। कैसे होगा एक बार बता देते हैं। एक्स वाई, एक्स की भी वैल्यू है 1 और 2, और वाई की भी वैल्यू है 1 और 2। तो जब x1 और y1 होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1 यानी 1/9, और x2 और 1 होगा तो 2/9, और ये 2 और ये 1 होगा तो भी 2/9, और 2 और 2 पे हो जाएगा 4/9। तो अभी कह रहा है x1 की मार्जिनल, x1 का जो मार्जिनल होगा इसका सम होगा यानी 3/9, और x2 का मार्जिनल, 2 प्लस 2 यानी कि 2, 4 और प्लस 2 यानी कि 6/9। तो 3/9 और 6/9 जब ऐड कर देंगे तो 9/9 यानी 1 आएगा। क्लियर है? ओके। हाँ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? From a well shuffled deck of 52 cards, 4 cards are selected at random. Let the random variable x denote the number of queens
वही वाला क्वेश्चन है एंड लेट डाटा है एंड लेट द रैंडम वेरिएबल y डिनोट्स द नंबर ऑफ किंग्स। फाइंड द, यहाँ पे पूछा है वहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है x गिवन y, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ और x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 है और गिवन है y इज इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि y क्या हमारा राजा है, राजा हमारा एक है, ये कंडीशन दी हुई है, तो रानी के 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही वाला तरीका अपनाएंगे। इसमें जो सैंपल साइज होगा 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करना है, तो सैंपल साइज हमारा जाएगा 52C4। और अब हम फेवरेबल आउटकम निकालेंगे जिसमें हमारे 2 राजा और 1 रानी हो। तो 2 राजा और नहीं, यहाँ 2 राजा 1 रानी नहीं चाहिए, 1 राजा और 2 रानी चाहिए और 1 राजा गिवन कंडीशन। तो इसको करने के लिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सैंपल साइज दोनों में होता है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में कहने का मतलब ये हुआ कि हम 2,1 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2,1 वाले इवेंट बटे मार्जिनल होता है जो कंडीशन दिया हुआ है उसका मार्जिनल, यानी y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 का हम इवेंट और 2,1 वाले इवेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक बार एक्टिविटी वाला वीडियो देखना तो अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। वो हम कैलकुलेशन गलत करते हैं, यहाँ पर सैंपल साइज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्वाइंट निकालने के लिए ये हम करेंगे 2,1 बाई सैंपल और मार्जिनल निकालने के y इज इक्वल टू 1 बाई सैंपल, तो सैंपल कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इवेंट कैलकुलेट करना है कि 2,1 वाले इवेंट कितने होंगे और y इज इक्वल टू 1 वाले इवेंट कितने। तो 2,1 का मतलब इवेंट ये हो गया कि 2 रानी 1 राजा, तो 2 रानी के लिए हमारा आ जाएगा 4C2, 1 राजा के लिए आ जाएगा 4C1 और फिर हमारा जो 4 कार्ड सेलेक्ट करना है तो 3 कार्ड हो गया। चौथा कार्ड में अगर 4 + 4 8 निकाल दो 52 में से तो 44C1। तो ये जो भी डाटा आएगा ये आ जाएगा हमारा 2,1 का ज्वाइंट इवेंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। उसको आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं इसको इवेंट साइज बोलूँगा क्योंकि उसमें मैंने सैंपल साइज से डिवाइड करना हटा दिया है। तो ये जो आएगा वो 2,1 का फेवरेबल इवेंट साइज होगा। फिर y इज इक्वल टू 1, यानी कि y हमारा है राजा, तो राजा 1 हो, इसका मार्जिनल क्या होगा? तो मार्जिनल करने का मतलब टोटल वो नंबर ऑफ इवेंट जिसमें राजा की क्वांटिटी 1 होगी। तो राजा की क्वांटिटी 1 का मतलब 4C1 हो गया, राजा हो गया। और 3 कार्ड जो होंगे, 4 कार्ड में टोटल सेलेक्ट करने तो 1 तो राजा हो जाएगा, बाकी जो 3 कार्ड होंगे वो राजा को छोड़ के कोई भी हो सकता है, जिसमें राजा को छोड़ के रानी भी हो सकती है, राजा को छोड़ के, यानी 52 में से अगर हम 4 हटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास 48 कार्ड, तो 48C3। तो ये जो साइज होगा वो हमारा होगा y का, y इज इक्वल टू 1 के लिए मार्जिनल का साइज। तो ये 2,1 का मैंने ये साइज निकाला था, ये साइज प्लस डिवाइडेड बाय ये मार्जिनल का साइज कर देंगे तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए मैंने एक वहाँ पे जो वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, मैं उसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। मुझे लग रहा है कि इसके में डाउट है आप लोगों को, क्या मार्जिनल और कंडीशनल में। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, एक चार्ट बनाते हैं जहाँ पर कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, मेल और फीमेल, और ये है 2 वेरिएबल हैं, जेंडर का और एक रैंक का, और 3 रैंकिंग है एम्प्लॉयज़ की, R1 R2 R3। तो अब इसमें कुछ डाटा हम लिख देते हैं, जैसे
R1 रैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो 30 और 10 है, और R2 रैंक में 20 और इसमें ले लेते हैं मान लो 15, तो कितना हो गया 50, और ये हो गया 25, 75 और 25 चाहिए, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 10, तो 100 हो गया। नहीं 300 एम्प्लॉय, वहाँ पर 300 का साइज मैंने लिया था, चलो यहाँ पर 100 का ही ले लेते हैं, कोई नहीं। तो ये हो गया, तो ये हो गया 30, 20, 50 और ये हो गया 55, और ये हो गया फीमेल हो गए 25, 10, 35, और टोटल हो गया 5,300। सही है, कैलकुलेशन बता देना गलत होगा तो। ये 25, ये 35 और ये 40, नहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, 30, 20, 50, ये होगा 65 होगा ये, तो 100 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्जिनल, ज्वाइंट और ये क्या होता है कंडीशनल। जैसे मैं इसमें पूछा जाए कि 2 वेरिएबल हैं रैंक और जेंडर, तो मेल और R2 रैंक की क्या प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर ऐसे लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा सकता है कि जेंडर इज इक्वल टू मेल और रैंक इज इक्वल टू R2, ऐसे भी लिखा जा सकता है कंडीशनल के लिए, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड लिखा रहेगा, ऐसे साइन नहीं रहेगा, एंड लिखा रहेगा, एंड रैंक इज इक्वल टू R2। तो ये सब इस तरह से लिखने का मतलब हुआ कि आपको पूछ रहा है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी कि जेंडर मेल हो और रैंक R2 हो, तो मेल और R2 में ये आ गया। कंडीशनल बताया था ना अभी आपने? नहीं, अभी मैं ज्वाइंट बता रहा हूँ, तीनों को बताता हूँ, पहले ज्वाइंट बताता हूँ। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैं पूछ रहा हूँ जहाँ में जेंडर मेल है और रैंक R2 है, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इसकी होगी 20/100, ये हो गई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अगर मार्जिनल की बात करेगा तो किसी भी एक, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं जेंडर और रैंक, तो किसी भी एक वेरिएबल के एक टाइप का मार्जिनल पूछेगा, जैसे फंक्शन ऑफ R गिवन R3। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेरिएबल R है उसकी वैल्यू R3 का मार्जिनल पूछ रहा है, तो R3 का मार्जिनल मतलब R3 का टोटल, तो ये 15 और 10 ये हो गया 25, तो 25/100 ये हो गया इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी R इज इक्वल टू R3 के लिए। समझ आ गया। इसी तरीके से पूछ सकता है कि मार्जिनल के लिए जेंडर की वैल्यू दे दिया फीमेल, तो फीमेल की क्या है टोटल मार्जिनल, तो 10, 15, 10, 25, 10, 35, 35/100। तो ये समझ में ज्वाइंट क्या होता है, मार्जिनल। ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी थी वो भी कैलकुलेट थी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी वो भी कंपेयर थी टोटल नंबर ऑफ, 35/100 था, 25/100 था, मतलब दोनों कंडीशन में जो फेवरेबल आउटकम था उसको हमने टोटल से डिवाइड किया। अब आता है तीसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि आपका सैंपल साइज ये है, उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे हम कह रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F और फीमेल गिवन रैंक इज इक्वल टू R3, और फीमेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जेंडर यहाँ पर, सॉरी फीमेल नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा वेरिएबल हमारा जेंडर है, तो जेंडर गिवन फीमेल, तो जेंडर फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि R इज इक्वल टू R3, तो R इज इक्वल टू R3 हमारा कंडीशन है। R इज इक्वल टू R3 का जो मार्जिनल होगा टोटल ये होगा 25, ये हमारा सैंपल साइज हो जाएगा। और R3 में फीमेल कितने हैं, R3 में फीमेल है 10, तो ये जो गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो 10/25 होगा। मतलब जो कंडीशन हमारा लगा है R इज इक्वल टू R3, तो R3 का ही जो टोटल है वही हमारा सैंपल साइज 25, तो 25 में कितने फीमेल हैं, यानी 25 में 10 फीमेल हैं, तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कि ये ज्वाइंट बटे मार्जिनल होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बटे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी।
तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ये होता है जैसे हमारा जेंडर फीमेल है और रैंक R3 है, तो फीमेल और R3 का ज्वाइंट क्या है? फीमेल और R3 का ज्वाइंट है 10, 10/100, तो 10/100 हो गया इसका ज्वाइंट। और मार्जिनल किसका लेते हैं? जो कंडीशन दिया हुआ है उसका मार्जिन। कंडीशन हमारा R3 दिया हुआ है, रैंक R3, तो R3 का मार्जिनल कितना है? 25, तो 25 इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है? 25/100, तो ये हो जाता है 25/100। तो कंडीशनल इज इक्वल टू ज्वाइंट बाय मार्जिनल होता है, यहाँ पर 100 कैंसिल होकर फिर आता जो है वो 10/25 ही आता है। तो इसको मैंने इस तरीके से भी बता दिया कि, और दूसरे तरीके से भी बता दिया जो फॉर्मूला होता है ज्वाइंट बटे मार्जिनल। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस समझ में आया? कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नहीं आ गया। कंडीशनल क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल होता है कोई भी रो या रैंक का टोटल होता है। ज्वाइंट जो होता है वो किसी भी एक जो ये टेबल होगा उसमें एक खाना जो होगा, ये स्लैब, उसकी बात होगा, उतना वेटे सैंपल साइज होगा। और जो कंडीशनल होता है उसमें कंडीशन लगाई थी कि एक साइज दिया रहता है, उसमें उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर रैंक R3 दिया था तो फीमेल, अब ये भी रैंक मेल दे दिया, और नहीं, रैंक R2 दे दिया और जेंडर मेल दे दिया, या उल्टा भी हो सकता है। आपका जो है जेंडर दे दिया मेल और रैंक दे दिया R2, और इसका पूछ रहा है साइज कंडीशनल क्या होगा। तो जेंडर मेल है तो मेल का टोटल हो गया 65, और रैंक R2 में की क्या प्रोबेबिलिटी, तो R2 में है 20 मेल, तो 20/65 हो जाएगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन हमने स्टेट्स 1 में भी कर रखा है, याद होगा। क्लियर है भाई? कुछ आना बताओ। हाँ क्लियर। हाँ ओके, तो यही है। रिकॉर्ड भी कर रहे थे विष्णु। हाँ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 एंड 5। तो ये क्वेश्चन जो एक्टिविटीज़ के हैं वो मैंने वीडियो में अच्छे से बताया, अगर आप एक्टिविटी वाला वीडियो देखोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन लेता हूँ। आयुषी है तो बताओ कुछ क्वेश्चन, जैसे एक्टिविटी क्वेश्चन 4। यही करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टफ भी हैं, आई मीन अच्छा, क्विज के अकॉर्डिंग। चलो तो हम एक क्वेश्चन यहाँ का ले लेते हैं, जैसे यह है कैलकुलेट, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पूछ रहा है। एक्स वाई कंडीशन दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स की वैल्यू 1 है, तो पूछ रहा है क्या होगा। तो y इज इक्वल टू 2, वाई हमारा है T2, तो T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कंडीशन 2, यानी कि 2 का होगा मार्जिनल, तो 2 का मार्जिनल कितना होगा, इसका सब इसका सम ले लो, 0.20 0.10, तो आएगा 0.30, ये 0.30 हो गया। और ये तो आ जाएगा कंडीशनल है तो दिए हुए हैं, और x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 में और इसकी वैल्यू 2 में क्या है 0.20, तो ये हो जाएगा 0.20/0.30, तो यानी कि 0.20/0.30 हो जाएगा, यानी कि 2/3 होगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इससे निकालते हैं। अब यहाँ पर रेंज पूछ रहा है y का, जब x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1, x हमारा T1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो y का रेंज पूछ रहा है, y यानी T2 का रेंज। तो यहाँ पर देखो तो 1 पे इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ की T2 जो है 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, जब 2 और 3 पे एग्जिस्ट करता है, तो y की जो रेंज होगी वो 2, 3 होगी। ठीक है, आगे चलें। ज्वाइंट और मार्जिन और कंडीशनल तो समझ में आ गया होगा ना, यही है वीक 1 में तो मेन यही है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको फिर से हम समझ सकते हैं, उसी में मेन डाउट होता है। अगर क्लियर है तो ओके। एक मिनट, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ, तब तक आप कुछ बात कर सकते हो, डिस्कस।
1.4 में द नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट ए शॉपिंग सेंटर इन 1 hour इंटरवल इज n belongs to Poisson distribution 20. Assume that the probability of customer making a purchase is 0.4 and the choice of purchase of customer is independent. Let x be the number of customer who are making a purchase. तो ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट ए शॉपिंग सेंटर इन 1 hour इंटरवल इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 20. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 20 का मतलब क्या हुआ, कोई बताओ? कि शॉपिंग सेंटर में जो कस्टमर्स आ रहे हैं इसका दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन n है जो कि 20 है. तो क्या मतलब हुआ इसका? बताओ भाई, कोई है? आयुषी बताओ. बहुत है। इसका मतलब क्लियर होगा तभी तो आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे इसका यूज होगा. तो इसका मतलब तो पता होना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 20 का कहने का मतलब क्या हुआ. वही चीज का तो डाउट है। आई मीन क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन जैसे गिवन ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक वगैरह यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक का तो फिर भी सही है, उसका समझ में आता है, हाँ बट तो इसका समझ में नहीं आता है पॉइजन का। फार्मूला वाइज अच्छा, तो मैथमेटिक्स से कोई भी कर लेगा, बट कॉन्सेप्ट क्या है रियल वो ही नहीं समझ में आया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ क्या होता है. बहुत इजी है. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जहाँ लगता है जैसे आप एक शॉपिंग सेंटर है, तो शॉपिंग सेंटर में अगर हमें दिया है कि 10 कस्टमर आए, तो 10 कस्टमर में कितने ने शॉपिंग किया, तो उसमें 10 कस्टमर में से जब एक के पास 2 ऑप्शन होगा, या तो वो शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा. तो वहाँ पे लग जाएगा बर्नौली या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 ही ऑप्शन है. लेकिन अब जब कस्टमर को आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे कि कस्टमर कितना आ रहा है 1 घंटे में, तो ये कोई फिक्स नहीं था. इसी यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है. और जो लैम्डा होता है, लैम्डा जो होता है यहाँ पर ये एवरेज है. तो ये एवरेज का मतलब ये हुआ कि एवरेज नंबर ऑफ 20 कस्टमर हैं जो हर घंटे में वहाँ पे आते हैं. हाँ अभी ओके. समझ में आया। हाँ और ज्योमेट्रिक का तो वो होता है ना, जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है वो कब तक कितने ट्रायल करने पड़ेंगे जब तक वो आएगी। हाँ, तो जैसे ज्योमेट्रिक का अगर 8 है उसका वैल्यू, इसका मतलब कि हमें 8th नंबर पे वो फर्स्ट सक्सेस मिलेगा. 7 नंबर पे फेल्योर होगा और 8th पे वो फर्स्ट सक्सेस मिलेगा. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं. तो 1 hour इंटरवल 20 कर एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर मेकिंग ए परचेज. अब ये जो 20 कस्टमर आ रहे हैं ये एवरेज है, एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज है. तो अब इसमें जो पर कस्टमर की प्रोबेबिलिटी है वो परचेज करने के 0.4, दैट द चॉइस ऑफ परचेज ऑफ कस्टमर इज इंडिपेंडेंट. ये जो Okay. n डैश पॉइजन 20 है, इसका मतलब पढ़ने का क्या तरीका है, क्या ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ कस्टमर है 1 घंटे में. जो एक शॉपिंग सेंटर जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर जो आते हैं वो 20 हैं. ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एवरेज की बात करता है. जो लैम्डा होता है वो एक तरह से एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है. मतलब कि वहाँ पर कभी किसी घंटे में 4 कस्टमर आ रहे हैं, किसी 20 आ रहे हैं, तो एक एवरेज लगाया गया कि नंबर लगभग 20 कस्टमर पर घंटे आते हैं. ओके. तो यहाँ पर उनके परचेज की प्रोबेबिलिटी दे दिया 0.4 है. फिर कह रहा है चॉइस ऑफ कस्टमर एक्स बी द नंबर ऑफ कस्टमर हु आर मेकिंग ए परचेज. अब एक्स एग्जैक्ट एक्स नंबर होगा जो परचेज करेंगे. ठीक है. तो रेंज क्या होगी एक्स की, गिवन है कि एन कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन. मतलब कैपिटल एन तो हमारा एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर था जो कि हमने एवरेज में लिया था. अब उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया कि स्मॉल एन इतने नंबर ऑफ कस्टमर आ रहे हैं, मतलब हमें 50 कस्टमर आ रहे हैं. तो एक्स की रेंज क्या होगी, एक्स है नंबर ऑफ कस्टमर मेकिंग परचेज. तो जब हमारा टोटल कस्टमर एन आ रहा है और एक्स हमारा है नंबर ऑफ कस्टमर मेकिंग परचेज
तो उसकी रेंज क्या होगी? अगर हमारे दुकान पे 10 कस्टमर आए, तो हो सकता है किसी ने भी ना खरीदा, ऐसा भी तो है 0 हो सकता है एक्स की रेंज, किसी ने भी शॉपिंग नहीं की, हो सकता है 1 हो, और मैक्सिमम कितने होगी? स्मॉल एन तक होगी, मतलब 0 से लेके स्मॉल एन तक होगी। और अगर ज्योमेट्रिक टेस्ट का तो 1 से n होता है ना? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता और नंबर ऑफ कस्टमर n होते तो 1 से n। हाँ 1 से n, लेकिन ज्योमेट्रिक में हम नंबर ऑफ सक्सेस की बात नहीं करते, यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस की बात हो रही है। ज्योमेट्रिक में हम ये बात करते हैं कि हमें कितने ट्रायल में फर्स्ट मतलब कितने आदमी के बाद पहला कस्टमर हमारा पहली शॉपिंग कब होगी उसकी बात होगी, तब ज्योमेट्रिक होगी उस तरीके से। तो वो हमेशा मतलब वो फर्स्ट उसमें जो सक्सेस होता है 1 ही होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स काउंट करते हैं कितने ट्रायल में फर्स्ट सक्सेस। और यहाँ पर है कि नंबर ऑफ सक्सेस काउंट हो रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस 0 से लेके n तक हो सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर n। क्लियर? आई ओके। यहाँ पे हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि हमारा जो दिया हुआ है कि कस्टमर आ रहे हैं वो स्मॉल एन है, और एक्स जो है हमारा है शॉपिंग करने वाले कस्टमर कितने हैं उसका, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अब हमारे पता चल गया कि हमारे पास अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं और एक कस्टमर के जो खरीदने की प्रोबेबिलिटी वो 0.4 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका जो हम तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नंबर और इनटू प्रोबेबिलिटी n a, 0. ओके, अब यहाँ वाला क्वेश्चन ये ट्रिकी है, इसको सॉल्व करना है, कर सकता हूँ, और उसमें भी मैंने किया है, तो अभी करूँ या क्या है बताओ? अगर हो ओके, तो कह रहा है कि चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यूज टेकन बाय द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड n। x और n का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। ओके, तो यहीं पर करते हैं। x और n का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। n x दिया है, पहला है n मतलब नंबर ऑफ कस्टमर हमारे 10 आ रहे हैं और खरीदने वाले 2 हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला वो आपको याद रखना होगा, क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो नहीं, जो प्रोबेबिलिटी केस में मैंने बनाया था, कंडीशनल रिलेशन बनाया था, मार्जिनल का कंडीशनल जो होता है ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल होता है, तो ज्वाइंट हमारा होगा वो कंडीशनल इनटू मार्जिनल होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि हमारे 10 कस्टमर आ रहे हैं, 2 ने शॉपिंग किया है, कि हमें दिया हुआ है कि 10 कस्टमर आ रहे हैं और उसमें से 2 शॉपिंग करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब x इज इक्वल टू x हमें निकालनी है, जबकि n हमारा दिया हुआ है 10 और x की वैल्यू 2। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 2 कस्टमर शॉपिंग करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये होगा कंडीशनल। और मार्जिनल क्या हुआ? मार्जिनल वो होगा जब हम जो कंडीशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसका मार्जिनल, यानी कि हम n को डिफाइन कर रहे हैं 10 कि हमारे 10 कस्टमर ही आए, तो 10 कस्टमर जो आए तो कस्टमर को आने की जो प्रोबेबिलिटी वो है पॉइजन में, तो उसको हम उसका मार्जिनल निकालें कि एज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 के लिए मार्जिनल क्या बनेगा। तो पहले हम कंडीशनल कैलकुलेट करते हैं और मार्जिनल दोनों को अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर बता दूंगा मल्टीप्लाई कैसे होगा और वैसे कर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ज्वाइंट निकालना है ना। तो ज्वाइंट के लिए हम कंडीशन और मार्जिनल अलग अलग करके उसको मल्टीप्लाई। तो अब कंडीशनल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंडीशनल में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है कि 10 कस्टमर आए, 2 शॉपिंग करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें सब कुछ डाटा दिया हुआ है, तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 10 आए, उसमें से 2 शॉपिंग करने के लिए 10C2, 2 कोई भी कस्टमर हो सकता है, तो 10C2, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और 2 सक्सेस हो रहा है तो 0.4 की पावर 2, और फेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.6, और फेल कितने होंगे? 10 में से 2 शॉपिंग कर रहे हैं तो फेल हो गए 8। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल, 10 आ रहे हैं तो उसमें से 2 शॉपिंग किए, वो हो गया, ये कंडीशनल हो गया। अब निकालते हैं मार्जिनल। मार्जिनल क्या है कि n बराबर 10, हमने क्वेश्चन में दिया है कि लेमडा की जो वैल्यू है वो है 20, मतलब एवरेज 20 कस्टमर पर घंटे आ रहे हैं,
लेकिन 10 कस्टमर आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉइजन का फार्मूला होता है e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू द पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। तो यहाँ पर हम लगा देंगे e की पावर लेमडा है -20 इंटू लेमडा है 20 की पावर k हमारा है कि दिया हुआ जो 10, तो 20 टू द पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल, ये कंडीशनल, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर -20 और 20 टू द पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो इसका फैक्टोरियल 10, इसका फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा और यही आएगा घुमा फिरा के e टू द पावर -20, 20 की पावर 10 -4.4 की पावर स्क्वायर 0.6 पावर 8 और नीचे आ जाएगा 0.2 और इसका फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8। तो ये वाला आया, क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा सही, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब थर्ड में कह रहा है कि n और x, n है नंबर ऑफ कस्टमर आ रहे हैं और ये x है परचेज करने वाले, तो मतलब 10 कस्टमर आएंगे और 12 शॉपिंग करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है कि 10 आएंगे और 12 शॉपिंग करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी वही बात कर रहा है, तो ये भी कैंसिल गलत हो जाएगा। Okay. So this Poisson which we are considering is always for the marginal. हाँ, क्या फिर से बताइए? The What? Poisson which we are considering is always हाँ, for the marginal value of the conditional thing only. Poisson distribution is for non-marginal. Marginal probability है, marginal probability and conditional probability and joint probability. These are the three probability which we are studying in this week. And the Poisson is the distribution of certain number of thing happening, certain number of things after a random interval. Please clear your question, then I can. Here we considered the Poisson value only for the marginal thing, no? Because we wanted to find the joint distribution, like joint probability. So for that, we considered this Poisson formula only for the, we knew the conditional, okay, so we did it. But for the marginal probability only, we use this Poisson thing, no? So just for a No. clarity. It is it will be based on the question. What are the distribution is there? It may be the binomial distribution. It may be the geometric distribution. Here it is a Poisson distribution. That's why we applied the Poisson distribution for calculating the marginal probability. But if the question is different, then we calculate with different theory, different procedure. Okay. Yeah. Okay. Find the distribution of x. x क्या है? x है number of people making purchase. तो हमने ये देखा था कि जब हमें अगर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, n इज इक्वल टू, अगर हमें दिया हुआ है 10 है, तब हमें अगर परचेज निकालना है तो हमारा ये हो जाता था n कामा p, बाइनोमियल हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर p की जो है नंबर ऑफ कस्टमर नहीं दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर हमें दिया नहीं है कितना होंगे, और हमें पूछ रहा है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा x का, पीपल मेकिंग परचेज, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब हम n की बात नहीं कर रहे, वहां पर कंडीशनल था कि n इज इक्वल टू n, ये कंडीशनल था। अब ये कंडीशनल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहा है x की, कि x का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब चूंकि x डिपेंड करता है n पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, तो इसका अच्छा सा जो है पूरा एक थ्योरी है, सर ने एक्सप्लेन किया है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, बट मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब n हमारा जो है वो बिलोंग करेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, तो अगर हम इंडिपेंडेंटली x की बात करें कि हमारा जो नंबर ऑफ परचेज, कस्टमर परचेज है, वो किससे बिलोंग करेगा, तो वो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी से। ये है लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है, इसकी जो लैम्डा होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 20 थी और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.43, तो इसका जो लैम्डा होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 0.4,
और ये हो जाएगा 8। तो x बिलोंग करेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 8 से। इसको सर ने इसका पूरा एक थ्योरम समझाया था कैसे प्रूफ होगा, बट मैं यहाँ पे ये शॉर्ट में बता दिया कि अगर नंबर कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली x का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो x भी पॉइजन से डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करेगा, और उसका जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो जो x की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उससे उसका लैम्डा मल्टीप्लाई होके ये हो जाए। क्लियर? तो x बिलोंग करता है यूनिफॉर्म 1,2 से, एंड y बी द नंबर ऑफ एक्सेस obtained from a deck of well shuffled 52 cards in x draws with replacement. Choose the correct iteration from the following. Okay. x है यूनिफॉर्म 1,2. ओके, x है 1,2 जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एंड y है नंबर ऑफ एक्सेस obtained from the well shuffled 52 कार्ड इन x draws. तो x है हमारा नंबर ऑफ ड्रॉ है, मतलब यहाँ पे जो बात कर रहा है x जो एक वेरिएबल है, तो ऐसा नहीं कर रहा है कि हम एक बार ड्रॉ करेंगे, हम एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, और ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 50-50 चांस है हम एक बार भी कर सकते हैं और 50% चांस है हम 2 बार भी कर सकते हैं ड्रॉ। तो अब उसमें पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेंज y क्या होगी? y है नंबर ऑफ एसेस गिवन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब कि हम 2 बार ड्रॉ कर रहे हैं, तो y की रेंज क्या होगी एक्सेस की? तो 0, 1, 2 हो गया, तो एक भी एक्सेस नहीं आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा। अब x इज इक्वल टू 1 है, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉ जब आपका 1 होगा तो 2 एक्सेस तो मिलेंगे ही नहीं आपको, तो ये गलत है। 2 ड्रॉ हो रहा है तो 2 एक्सेस मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आप कस्टमर वाला अगर क्वेश्चन याद होगा तो यहाँ पर भी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, यानी हम एक ही बार ड्रॉ कर रहे हैं, एक ही बार ड्रॉ कर रहे हैं। तो y की का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जब मैं दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, तो y उसमें होगा या नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन होंगे, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नंबर क्या है? 1 है, और p क्या है? एसेस का। तो 4 एक्सेस होते हैं 52 कार्ड में, तो एक की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/13 होती है, तो ये बाइनोमियल 1/1/13 होगा। क्लियर है या फिर से बताऊं? Clear. कि टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं हम लोग को? बहुत है भाई, अभी तो वीक 4 तक ही पढ़े हैं। अभी वीक 4 में ही मतलब अब स्टेट 1 में हमने 3 पढ़े थे, ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल और पाइथन। अभी इसमें वीक 4 में है सब बहुत सारा यूनिफॉर्म, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल, और भी होते हैं बहुत सारे। तो सब लोग हैं, कुछ लोग पढ़ने में लग रहा है, मैंने 11 बज गए, 11-10 और 1 घंटे हो गए हैं। अभी ऐसे तो वीक 1 में ही अभी हम हैं। हम लोग पहले अपना वो देख लेते हैं, जो आपने YouTube पे एक्टिविटी क्रिएशन से वीडियोस देखे हैं, एक बार वो देखने के बाद फिर डिस्कस करते तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, चलो मतलब आयुषी का भी करना पड़ेगा ना पहले। ठीक है। एक आयुषी का क्वेश्चन लेते हैं। आयुषी बताओ कोई क्वेश्चन, कोई जहाँ तुम फंसी हो। उसी में पहले ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये जो अभी ये वाला? हमने किया है, हाँ ऑप्शन नंबर हाँ। डी है। इसको रॉन्ग किस वजह से किया है? जो x इक्वल टू 2 है और बाइनोमियल में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स लिया वो 1 है, इस वजह से रॉन्ग है ना। हाँ, n है हमारा 2 है ना, तो n यहाँ पर 1 लिया है, गलत। हाँ बहुत ही। और अगर x इक्वल टू 0 हो जाता तो जो प्रोबेबिलिटी आती फिर वो 1 - 1/13 आती। नहीं, अगर x हमारा नंबर ऑफ ड्रॉ है तो x इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर हमारा n की जगह पे 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो 1/13 ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा नंबर ऑफ ड्रॉ ही 0 है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप ऐसे करोगे ना, n यहाँ पर मान लेते हैं 0 हो जाएगा 0, 1/13, तो आप करोगे तो NC0
और सक्सेस का है 1/30 की पावर 0 और 12/13 की पावर n। तो ये क्या होगा, NC0 हो जाएगा 1, 1/30 की पावर 0 हो जाएगा 1 और 12/13 की पावर n। मतलब कि आपका आ गया फेल्योर की प्रोबेबिलिटी n है। कहने का मतलब है कि अगर आप 0 ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका सक्सेस तो मिलने की 0 प्रोबेबिलिटी होगी, तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी है टोटल, मतलब 12/13 की पावर n है। क्लियर हुआ? जिसे जैसे जैसे यही चीज मैं पूछ रही हूँ, जैसे x इक्वल टू 0 हो गया तो बाइनोमियल के अंदर क्या लिखेंगे, 0 का मत 12/13 या फिर 1/13? 1/13 ना। ओके गॉट इट। 12/13 आप अभी तब आज का लिखोगे ही जब, क्वेश्चन है। नहीं 12/13 आप तब लिखोगे जब आपको वहां पर फेलियर की बात हो रही, जो आप जिस चीज के बारे में बात हो रही जिस कंसर्न में, अगर जैसे अगर हम 12/13 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12/13 मतलब फेलियर ना। तो फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आएगी NC0 और 12/13 की पावर 0 एंड 1/13 की पावर n। तो यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 12/13 की 1/13 की पावर n है। और जब हम सक्सेस की बात करेंगे 1/13 लिखेंगे तो आपका 12/13 की पावर n आएगा। तो दोनों का अलग अलग रेफरेंस में ना, मतलब जो भी आप अगर सक्सेस की बात करोगे तो फेलियर के टर्म में उसकी पावर n होगी और फेलियर की बात करोगे तो सक्सेस के टर्म में वो पावर n। हाँ कुछ बोल रहे थे तो। हाँ, एक क्वेश्चन आज का था, ये मार्कोव्स इनक्वालिटी था, ये अच्छा वो तो PYQs में भी था। मार्कोस वाला तो वीक 3 या 4 में है ना। हाँ वो बाद में ही है, वीक हाँ 3 तो में। कल करेंगे इसको। इसमें है कुछ तो पूछ लो। इसमें होगा बट हमको याद नहीं है, क्योंकि आज आज तो हमने देखा नहीं क्वेश्चन इसके। अच्छा तो कल क्या करें, इसी को कंटिन्यू करें या 3-4 पे जाएं, क्या करें, तो समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है तुम लोग की पढ़ाई लिखाई इसी को कैसे चल रही है? कंटिन्यू करते हैं, ये खत्म कर लेंगे उसके बाद आगे, हाँ वैसे ब्रेक डाउन होगा मेरे तो तो फिर अभी कॉलेज एग्जाम चल रहा है। क्योंकि अब टाइम नहीं है बाद में छोड़ने के लिए, इसमें जो करना है कर लेंगे। तो इसको आप कल करो और डाउट के साथ आओ तो मजा आएगा आपको करने। ठीक है, बाकी हम लोग करके रखेंगे, जो अभी होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है तो कल फिर से यही रखते हैं और इसको सॉल्व कर, इसे प्रैक्टिस वाले सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन, ट्यूटोरियल वाले सारे सॉल्व कर लो, ग्रेडेड सब खुद से सॉल्व कर लो और कहीं भी कोई डाउट हो तो फिर से डिस्कस कर लो, क्लियर हो जाए। वीक 1 और 2 बिल्कुल क्लियर कर लो। कल वीक 1 और 2 अच्छे से कंप्लीट करके आते हैं। हाँ और मेरे जो एक्टिविटी वाले वीडियो है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, उसको एक बार देख लो जरूर। तो वो लिंक एक्टिविटी वाला भेज पार्ट, देना फिर से, एक्टिविटी और प्रैक्टिस वाला जो भी। अच्छा ठीक है भेज देंगे, उससे वो क्लियर हो जाएगा। और जो ट्यूटोरियल का उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जब आप सबमिट करोगे तो ट्यूटोरियल का एक्सप्लेनेशन दिया हो, उससे आपको ट्यूटोरियल का पता लगेगा, नहीं तो समझ में आया तो उसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस और ग्रेडेड आप खुद से कर लो, जो कोई क्वेश्चन नहीं बना हो उसको कर लेंगे। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, लेक्चर में से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वीक 1 2 कल फिर करते हैं और अच्छे से देख लो, ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा कल से? जो सुटेबल पड़े सबको वही रहेगा। आज वाला टाइम कैसा था? हाँ मुझे रात में करना है, क्योंकि दिन में फिर हो नहीं पाता। ठीक है तो यही टाइम रखेंगे। हाँ ग्रुप में ही अपडेट कर दीजिएगा ना। हाँ ठीक है चलो।